हाल ही में 19 दिसंबर को गोवा के मुक्ति दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समग्र भारत के लोगों को, इसके अलावा खासतौर पर गोवा के लोगों को बधाई दी। हम जानते हैं कि 19 दिसंबर 1961 को भारत की आज़ादी के तकरीबन 14 वर्ष बाद गोवा भारत का हिस्सा बना था। यानी गोवा को भारत में शामिल होने के लिए 14 वर्ष का लंबा इंतजार करना पड़ा था। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप नहीं जानते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे की कहानी क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा गोवा के मुक्ति संग्राम की पृष्ठभूमि को समझेंगे, पुर्तगाली शासन पर बात करेंगे, आजादी की लड़ाई को समझेंगे, चुनौतियां क्या क्या मौजूद थी गोवा को भारत में शामिल करने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन विजय पर बात करेंगे, अंत में निष्कर्ष को समझेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा होगी उनके आधार पर आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। आज की हमारी खबर है, व्हाई डज गोवा सेलिब्रेट लिबरेशन डे ऑन दिसंबर 19, यानी गोवा 19 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस क्यों मनाता है, अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है, उसी को लेकर बात की गई है कि आखिर 19 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था कि गोवा को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, उसी कहानी को समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं, पुर्तगाली शासन को समझ लेते हैं। तो इस पूरी घटना की शुरुआत होती है, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी के आसपास, जब यूरोप के कई लोग दुनिया में नई जगहों को खोजने के लिए निकलते हैं। और इन्हीं लोगों में से एक थे वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे। और इन्होंने 1497 में ये बताया था कि किस तरह से यूरोपीय लोग समुद्री मार्ग के जरिए भारत में पहुंच सकते हैं, इंडिया में पहुंच सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही 1497 में भारत की खोज की थी। जैसे ही भारत की खोज हुई तो इस खोज के साथ ही यूरोप और भारत के बीच मसालों का कारोबार भी तेजी से बढ़ने लगा। और मसालों के कारोबार को देखते हुए ये कारोबार काफी ज्यादा लाभदायक था, और इसी कारोबार को देखते हुए पुर्तगालियों द्वारा, इसके अलावा तमाम अन्य यूरोपीय देशों द्वारा भारत में मालाबार तट के आसपास अपना स्थायी बेस स्थापित करने की होड़ लग गई, स्थायी बेस स्थापित करने के प्रयास किए जाने लगे। और इन्हीं प्रयासों के हिस्से के तौर पर एक पुर्तगाल के एक सेनापति थे, एक राजनयिक थे, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इन्हें भेजा गया ताकि भारत में गोवा के आसपास, मालाबार तट के आसपास एक स्थायी बेस स्थापित किया जा सके। और साल 1510 में ये गोवा के तट पर पहुंचे। जब ये गोवा के तट पर पहुंचे, गोवा बंदरगाह पर पहुंचे, तो उस समय गोवा पर बीजापुर सल्तनत का शासन था। वहां पर बीजापुर सल्तनत के राजा मौजूद थे। तो दोनों के बीच लड़ाई होती है और इस लड़ाई में अंततः इनकी जीत होती है। यूरोपीय शासन, यूरोपीय सरकार की जीत होती है, यूरोपीय साम्राज्य की जीत होती है। और यहाँ पर इस पोर्ट पर कब्जा कर लिया जाता है, गोवा की पोर्ट पर कब्जा कर लिया जाता है। तो ये तो गोवा में पुर्तगाल लोगों के आने के बाद की कहानी हुई। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले गोवा पर मौर्य साम्राज्य का, सातवाहनों का, चालुक्यों का शासन था। इसके अलावा 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का भी शासन था। लेकिन 15वीं शताब्दी का अंत आते आते विजयनगर साम्राज्य और मुस्लिम बहमनी सल्तनत के बीच एक लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में अंततः बहमनी सल्तनत की जीत होती है और यहाँ पर गोवा पर इस सल्तनत का शासन स्थापित हो जाता है। लेकिन पुर्तगालों के आने से पहले, गोवा पर पुर्तगालों के आने से पहले ये जो पूरा शासन था, ये शासन 2 हिस्सों में बंट जाता है। ये सल्तनत 2 हिस्सों में बंट जाती है और गोवा पर जिस सल्तनत का शासन रहता है वो सल्तनत थी बीजापुर सल्तनत। और धीरे धीरे यहाँ पर पुर्तगाल आते हैं, बीजापुर सल्तनत को हरा देते हैं और यहाँ पर पुर्तगाल के लोगों द्वारा, पोर्तुगीज द्वारा एक कॉलोनी स्थापित की जाती है। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पोर्तुगीज ने गोवा में ही कॉलोनी क्यों स्थापित की, गोवा में मालाबार तट के आसपास ही अपनी कॉलोनी क्यों बनाई? तो इसके लिए हम पहले ही एक कारण देख चुके हैं कि वो एशियाई क्षेत्र में अपना एक स्थायी बेस बनाना चाहते थे, ताकि मसालों का जो कारोबार किया जाता है उस कारोबार को सुरक्षित किया जा सके, उस कारोबार के लिए
गोवा में एक स्थायी ठिकाना स्थापित किया जा सके, एक स्थायी बेस बनाया जा सके। इसके अलावा उन मसालों को जिन जहाजों के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था यूरोप में, उन जहाजों को सुरक्षित करने के लिए सेनाओं की जरूरत होती थी। उन सेनाओं को रखने के लिए भी एशिया में एक स्थायी ठिकाने की जरूरत थी और गोवा ने उस स्थायी बेस के तौर पर काम किया। इसके अलावा गोवा में कॉलोनी स्थापित करने का एक कारण ये भी था कि वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सके, ईसाई धर्म को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह से पुर्तगाल के साम्राज्य द्वारा भारत में एक एक एक, एक कॉलोनी स्थापित की जाती है। भारत के गोवा में एक कॉलोनी बनाई जाती है। इसके बाद इस कॉलोनी को स्थापित किए जाने के बाद धीरे धीरे पुर्तगाल की सरकार और ज्यादा नीतियां निर्माण करने की कोशिश करती है और 1540 आते आते व्यापक स्तर पर धर्माधिकरण की नीति अपनाई जाती है। ये जो धर्माधिकरण की नीति है ये रोमन कैथोलिक चर्च का एक मैकेनिज्म है, एक तरह की प्रैक्टिस है, जिस प्रैक्टिस के तहत चर्च की प्रथाओं में विश्वास न रखने वालों को जबरन दंड दिया जाता है, उन्हें जबरन चर्च की प्रथाओं में विश्वास दिलाया जाता है, उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाता है। और इसी पूरी नीति के तहत पुर्तगाल के लोगों द्वारा, पुर्तगाल के अधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म परिवर्तित किया गया, उनका धर्म में परिवर्तन किया गया। इसके अलावा व्यापक स्तर पर कोंकणी भाषा का भी दमन करने की कोशिश की गई। कोंकणी भाषा के प्रयोग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा यहाँ एक विशेष बात ये थी कि पुर्तगाल की सरकार द्वारा यूरोपीय ईसाइयों और भारतीय ईसाइयों के बीच भी भेदभाव किया जाता था। यानी इस पूरी व्यवस्था के तहत पुर्तगाल की सरकार द्वारा जो यूरोपीय ईसाई थे उन यूरोपीय ईसाइयों को चर्च में महत्वपूर्ण पद दिए जाते थे। इसके अलावा सरकारी पदों पर उन्हें ज्यादा वरीयता दी जाती थी। तो इस तरह से पुर्तगाल की सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर गोवा में आम लोगों का दमन किया जा रहा था, उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। और इसी उत्पीड़न के चलते अंततः गोवा में स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत होती है। 20वीं शताब्दी आते आते गोवा में पुर्तगाल की सरकार द्वारा जो ये उत्पीड़न किया जा रहा था, ये उत्पीड़न अपने चरम पर पहुंच जाता है और इसी की वजह से गोवा में आम लोगों में उत्पीड़न के खिलाफ एक चेतना जगती है, एक चेतना की शुरुआत होती है। इस चेतना के शुरू होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी राष्ट्रवादी आंदोलन और ज्यादा तेज हो रहा था और इस राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव हमें गोवा पर भी देखने को मिलता है और गोवा में भी पुर्तगाल सरकार के खिलाफ आंदोलन और ज्यादा तेज हो जाता है। और इस आंदोलन को जो व्यापक रूप मिलता है, जो संगठित रूप मिलता है, वो साल 1928 में मिलता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ट्रिस्टाओ दी कुन्हा, इन्हें गोवा में नेशनलिज्म का जनक माना जाता है। तो इन्होंने कलकत्ता के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस नाम से एक पार्टी का गठन किया था, जो कि कांग्रेस की गोवा ब्रांच थी। तो इस पूरे संगठन ने, इस पूरी पार्टी ने गोवा में स्वतंत्रता संग्राम को संगठित करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी। इस पूरे संगठन ने गोवा में संग्राम की शुरुआत की, मुक्ति संग्राम की शुरुआत की। इसके अलावा संगठन ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, रैलियां आयोजित की गई। लेकिन इसके बावजूद भी गोवा में जो स्वतंत्रता संग्राम था वो बहुत व्यापक स्तर पर मौजूद नहीं था। बहुत व्यापक स्तर पर पहुंचाने का काम किया साल 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले लोगों में से एक थे और इन्होंने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। दरअसल साल 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुंबई के एक बड़े डॉक्टर से मिलने गए थे, जिनका नाम था जूलियाओ मेनेजेस। ये जो जूलियाओ मेनेजेस थे, ये गोवा के एक लेखक भी थे। इसके अलावा गोवा के स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े हुए थे। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनसे मिले तो इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को गोवा में अपने पुश्तैनी घर में आने का उन्हें निमंत्रण दिया। इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1946 में ही गोवा पहुंचे और जब वो गोवा पहुंचे तो उन्हें ये पता लगा कि यहाँ पर पुर्तगाल सरकार द्वारा जनसभाओं पर, पब्लिक रैलीज पर, पब्लिक मीटिंग्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कोई भी, बहुत सारे लोग एक जगह एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते थे। इसके अलावा उन्हें पुर्तगाल सरकार द्वारा जो अन्य तरह के उत्पीड़न किए जा रहे थे, जो लोगों को ऑपरेस्ट किया जा रहा था, उसके बारे में भी पता लगा। और इस तरह से अंततः डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में एक जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया। क्योंकि उस समय तक पुर्तगाल की सरकार द्वारा जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, तो इन्होंने सरकार के खिलाफ, सरकार के नियमों के खिलाफ जाते हुए एक जनसभा का आयोजन किया, एक रैली का आयोजन किया गया और इस रैली के तहत मुख्य तौर पर
नागरिक स्वतंत्रता की बात की गई, सिविल लिबर्टीज की बात की गई, इसके अलावा मानवीय अधिकारों की बात की गई और अंततः इस पूरी रैली के तहत गोवा के भारत में विलय की भी बात की गई। लेकिन इस पूरी रैली की, इस पूरी जनसभा की, इस पूरे आंदोलन की एक सबसे विशेष बात ये थी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस पूरे आंदोलन को अहिंसा के सिद्धांत पर गठित किया था। उनका कहना था कि इस पूरे आंदोलन को, गोवा को जो स्वतंत्रता मिलेगी वो केवल अहिंसा के सिद्धांतों के जरिए ही मिलेगी, केवल सत्याग्रह जैसे मेथड्स का उपयोग करके ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन उस समय गोवा में ऐसे कई लोग थे जिनका यह मानना था कि अहिंसा के मार्ग के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशक्त विद्रोह की जरूरत है, सशक्त क्रांति की जरूरत है। और इन्हीं लोगों ने अंततः गोवा में आजाद गोमांतक दल का गठन किया, एजीडी का गठन किया और इस दल ने भी आगे चलकर गोवा की स्वतंत्रता में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी। अब इस स्वतंत्रता की लड़ाई में, इस स्वतंत्रता की लड़ाई के बावजूद भी गोवा को भारत में शामिल करने के समक्ष, गोवा को भारत से जोड़ने के लिए कई चुनौतियां भी मौजूद थी। उन चैलेंजेस की बात करते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ था साल 1947 में, तब भारत और पुर्तगाल के संबंध बहुत ज़्यादा बेहतर थे और साल 1949 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी स्थापित किए गए। लेकिन दोनों देशों के संबंध साल 1950 में खराब होने शुरू हुए, जब भारत सरकार द्वारा पुर्तगाल की सरकार पर, पुर्तगाल के शासन, वहां पे जो तानाशाही शासन था, उस शासन पर यह दबाव बनाया गया कि वहां की सरकार गोवा, दमन और द्वीप और दादरा एवं नगर हवेली को भारत में स्वेच्छा से उस पर अपने अधिकार को समाप्त कर दे। लेकिन पुर्तगाल की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध बहुत ज्यादा खराब होने लगे। इसके बाद इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट तब आया जब साल 1951 में पुर्तगाल की सरकार ने अपने संविधान में कुछ संशोधन किया, अपने संविधान में कुछ बदलाव किया और इस बदलाव के तहत गोवा को पहले जो एक उपनिवेश का दर्जा दिया गया था, उस दर्जे को समाप्त कर दिया गया और गोवा को अब एक विदेशी प्रांत का दर्जा दे दिया गया, एक ओवरसीज टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। यानी इस दर्जे के जरिए अब गोवा पुर्तगाल का हिस्सा बन गया था। इस पूरे निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य, इस पूरे कदम का प्राथमिक उद्देश्य भारत की सरकार को किसी भी सैन्य कार्यवाही करने से रोकना था। कैसे रोकना था? तो हम जानते हैं कि साल 1949 में नेटो का गठन किया गया था, जिसमें तकरीबन सभी यूरोपीय देश शामिल थे और इस पूरे संगठन में पुर्तगाल भी शामिल था। और नेटो का जो चार्टर है, नेटो की जो संधि है, उसका आर्टिकल 5 कहता है कि यदि आप किसी एक देश की टेरिटरी पर हमला करते हैं तो उस पूरे हमले को सभी देशों पर हमले के तौर पर देखा जाएगा और सभी देश एक साथ आप पर हमला करेंगे। तो इस तरह से भारत पर यह दबाव बनाया गया कि यदि भारत गोवा पर हमला करता है तो इसकी वजह से, इस पूरे हमले की वजह से तमाम जो नेटो देश हैं वो भारत पर हमला कर देंगे। और उस समय तक क्योंकि नेटो एक नई नई संधि बनी थी, एक नया नया संगठन था, तो भारत को नहीं पता था कि उस समय अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि नेटो में अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है और उस समय भारत अमेरिका के विरोधी खेमे में मौजूद था, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और इस कोल्ड वॉर में दो पक्ष थे। पहला पक्ष था अमेरिका और दूसरा पक्ष था रूस। और इस पूरे घटनाक्रम में रूस हमेशा से ही भारत का बड़ा समर्थक रहा है। तो ऐसे में भारत को नहीं पता था कि भारत की किसी भी सैन्य कार्यवाही से अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। तो शायद यही एक वजह हो सकती है कि उस समय पंडित नेहरू ने किसी भी तरह की सैन्य कार्यवाही करने से, एक बड़ा कदम उठाने से झिझक रहे थे, एक बड़ा कदम उन्होंने नहीं उठाया। साल 1955 में भारत और पुर्तगाल के संबंध और ज्यादा खराब हो गए और दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि साल 1955 में पुर्तगाल की सरकार द्वारा, पुर्तगाल के पुलिस अधिकारियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे कुछ सत्याग्रहियों पर हमला कर दिया गया था, गोली चला दी गई थी और इस हमले की वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इसके अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि भारत ने हमला नहीं किया क्योंकि भारत उस समय स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के एक दूत के तौर पर पेश कर रहा था। ऐसे में भारत किसी भी स्तर पर एक सैन्य कार्यवाही करने का जोखिम नहीं ले सकता था। भारत सैन्य कार्यवाही करने को तैयार नहीं था, लेकिन अंततः भारत को साल 1961 में सैन्य कार्यवाही करनी ही पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि साल 1961 में नई दिल्ली में एफ्रो एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अफ्रीकी देश शामिल थे, एशियाई देश शामिल थे, यानी मुख्य तौर पर वो देश शामिल थे जो पहले कॉलोनी रह चुके थे। और इस पूरे सम्मेलन के दौरान तमाम प्रतिनिधियों द्वारा भारत के गोवा के मुद्दे को लेकर भारत के दोहरे रवैये पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, भारत की काफी ज्यादा आलोचना की गई।
इन तमाम प्रतिनिधियों का कहना था कि एक ओर तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीकोलोनाइजेशन पर की वकालत करता है, डीकोलोनाइजेशन पर जोर देता है, वहीं दूसरी ओर भारत गोवा की स्वतंत्रता को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा है। तो ऐसे में भारत एक दोहरा रवैया अपना रहा है जिसकी काफी ज्यादा आलोचना की गई। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत को अब एक सैन्य कार्यवाही करनी ही थी, क्योंकि पुर्तगाल की सरकार कूटनीतिक तरीकों से भारत को गोवा को देने के लिए राजी नहीं थी। ऐसे में भारत को एक ठोस वजह चाहिए थी कि किस तरह से सैन्य कार्यवाही की जाए, और ये ठोस वजह मिली अंततः नवंबर 1961 में, जब पुर्तगाल के पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ गोवा के तट पर कुछ मछुआरों पर गोली चलाई गई, उन पर हमला किया गया और इस हमले में एक मछुआरे की मृत्यु हो गई और कुछ मछुआरों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद अंततः भारत सरकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सैन्य कार्यवाही के आदेश देने पड़े और इसी आदेश के हिस्से के तौर पर ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई, ताकि गोवा को पुर्तगाल सरकार के कब्जे से आजाद किया जा सके। इसी ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर मात्र 36 घंटों के भीतर अंततः 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कर दिया गया और भारत का एक हिस्सा बना दिया गया। तो ये तो गोवा के स्वतंत्रता की बात हुई। अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि गोवा की स्वतंत्रता की जो कहानी है, स्वतंत्रता का जो एक बड़ा घटनाक्रम है, उस कहानी को अक्सर आम लोगों द्वारा केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर देखा जाता है, एक मिलिट्री कार्यवाही के तौर पर देखा जाता है। लेकिन गोवा की मुक्ति संग्राम की जो कहानी है वो केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये कहानी सामाजिक राजनीतिक चेतना का परिणाम है, लंबे राजनीतिक आंदोलन का परिणाम है और कूटनीतिक प्रयासों का भी परिणाम है। तो इस तरह से हमें इस पूरी कार्यवाही को केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक समग्र चेतना के तौर पर देखना चाहिए, एक समग्र परिणाम के तौर पर देखना चाहिए। इसके अलावा हमें आम लोगों को, भारत के जो अन्य क्षेत्रों के आम लोग हैं, उन लोगों को गोवा के मुक्ति संग्राम से परिचित कराए जाने की भी जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत के ऐसे कई लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि गोवा भारत की आज़ादी के कई सालों बाद आज़ाद हुआ था और गोवा के मुक्ति संग्राम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का क्या योगदान था, पंडित नेहरू ने किस तरह का बेहतरीन नेतृत्व किया था। इसके अलावा गोवा के मुक्ति संग्राम में वहां के स्थानीय नेताओं ने किस तरह की भूमिका अदा की थी, ताकि इस पूरे घटनाक्रम को जानकर आम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपना सकें, एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित किया जा सके। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा की गई है उनके आधार पर आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है चीन के खिलाफ तवांग में युद्ध, ऑप्शन बी भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास, ऑप्शन सी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन, या फिर ऑपरेशन डी गोवा की मुक्ति को लेकर सेना का एक ऑपरेशन। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।